सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे? सर मंडे ब्लूज हो रहे हैं, लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ। जाहिर है सर, सुबह मंडे है, मतलब मंडे कोई अच्छा दिन तो नहीं सर होता। मैं उल्टा हूँ, मुझे संडे ब्लूज होते हैं। वाह। मुझे शो की वजह से नहीं, जनरली संडे जो है ना वो कभी ठीक नहीं रहा मेरे लिए तो मंडे आने दो, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा सर, आगे चलते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं। पिछले हफ्ते नकवी साहब जो हैं पीसीबी चेयरमैन एंड इंटीरियर मिनिस्टर जो है, सर देखना पड़ता है ना किस कौन सी हैट है उसके बाद आगे एंड नारकोटिक्स। तो उन्होंने कहा जी कि ये सिलेक्शन कमेटी जो है हमारी नेशनल टीम की, उसको देखा जाएगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। फिर उन्होंने पूरी की सिलेक्शन कमेटी छुड़वा दी उन्होंने कहा नहीं। और बाद में आज के दिन ही नई सिलेक्शन कमेटी जो है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। मैं बताता जाता हूँ आपको कि उसमें अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज और असद शफीक जो हैं वो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये लोग जो हैं मिल के फैसला करेंगे PSL 9 को मद्देनज़र रखते हुए और उसमें तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखते हुए हमारे कि कौन अब हमारी जो T20 टीम है उनको आगे वर्ल्ड कप में लीड करेगा। शाहीन साहब को कप्तानी मिल गई थी, उसके साथ साथ कौन प्लेयर्स जाएंगे कौन नहीं जाएगा, ये बड़े सवाल है। एक इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँ आपके पॉइंट से पहले कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस लेने का भी ऐलान किया है। तो ये टाइमिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है ना, इसमें अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी है। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने नाम लिया वैसे ठीक है, जाहिर है। मैं सिर्फ ऐड करता जाऊँ कि इस कमेटी का चेयरमैन कोई नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। सो जो ये आप चेयरमैन, जाहिर है जो पीसीबी का चीफ होता है ना, वो जब नया आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है। पिछले इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के शायद लोग फारिग कर दिए हैं, नए ले आए हैं। जो अच्छी बात है वो तो ये है कि चेयरमैन कोई नहीं है, तो यानी कि होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। प्योरली डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए कि सब अपनी अपनी टीम बनाएं। जो उसमें कॉमन प्लेयर्स हैं वो तो आ गए, जो उसके बाद के हैं जिसमें आपस में लड़ाई है उसमें फिर दोबारा वोटिंग करवाई जाए। एक चेयरमैन के बजाय सातों के पास इक्वल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये स्टेप बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अभी तक जो आपने ये नाम लिए हैं, अभी इसमें जाहिर है और लोगों ने आना है सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन इसमें एक नाम जो पिछली दफ़ा था, जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट नाम था, वो इसमें नहीं है। वो है हसन चीमा। सो हसन चीमा जो है ना, वो है बाकायदा डाटा वाला आदमी। वो बाकायदा तौर पे जो है ना, मतलब मॉडर्न पूरी दुनिया अब किस तरह से ऑपरेट करती है, वो पाकिस्तान के पास वैसे लोग गिने चुने हैं। मतलब रेहानुल आके, हसन चीमा और शायद एक दो और। तो उस तरह के लोगों को इसमें शामिल ना रखना, ये बहुत जो है ना पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। ये जो एक तासुर है ना कि जी जो रिटायर्ड क्रिकेटर है वही कर सकता है, नहीं, रिटायर्ड क्रिकेटर नहीं। अब गेम डेटा पे चली गई हुई है, अब कोई और बात हो गई। और ये सारे जो हैं, हालांकि ये अपनी कैपेसिटी में T20 खेले हैं, लेकिन मैं ये भी उसमें ऐड करता जाऊं कि शायद वो T20 क्रिकेट और आज की T20 क्रिकेट में भी फ़र्क आया है, जिद्दत आई है। और डेफिनेटली ठीक है, अच्छा। अब वर्ल्ड कप के लिए गेयर अप हो रहे हैं सारे, जून में शुरू हो जाना, कुछ टाइम ही नहीं रह गया उसके। और एक ऐसी जगह पे ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे शायद पहले क्रिकेट ही बड़ी कम खेली ही नहीं गई, और नई जगह है, नई पिचेज़ है, नई इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके साथ साथ ये भी आज के दिन हुआ कि हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उनको वापस कर दिया गया है, तो चलें ये भी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपको याद होगा जब उनसे छीना गया था तो हमने यही कहा था कि 100 जूते और 100 प्याज, वो आज इनको पड़े और ये वापस हो गया। और तो चले ठीक है सर, उस लिहाज से अब असल में बात सारी सर यहाँ पे है कि इस टीम पे बड़ी नज़र होगी, क्योंकि आई थिंक अब वो जो आप मुल्क के वाले से आप कहते हैं ना कि एक दफ़ा बिल्कुल एंड पे जाके फिर उठेगा, तो क्रिकेट बारे में मेरे ख्याल में हम बिल्कुल एंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हम काफ़ी हद तक एक पॉइंट पे है कि अवाम जो है उसको ये चाहिए। तो आप कोई डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है अवाम के लिए, यार वर्ल्ड कप चल रहा है, ताकि बाकी रन ऑफ द मिल जो आप और मैं करते रहते हैं उससे हट के थोड़ी बात होगी। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये है कि इस वक्त IPL चल रहा है, और मैं तमाम जो बोर्ड के हमारे मेंबरान और मुलाजमीन और अफसरान हैं उनसे कहूँगा कि बहुत गौर से देखें, और अपने हुक्मरान तबके से भी कहूँगा बहुत गौर से देखें। इस तरह होती है सेलिब्रेशन, इस तरह होता है इवेंट, इस तरह होती है ओपनिंग, और इस तरह होगी एंडिंग। सो हमने अब PSL को ब्रांड अगर बनाना है बड़ा, तो हमें इस तरह से उसके इर्द गिर्द के जो लवाजमात है वो पूरे करने पड़ेंगे।
नहीं, बिल्कुल सही है सर। चले सर, ये तो रही क्रिकेट की बात। अब ज़ाहिर है क्रिकेट सीज़न जो है वो बस आया और हम मज़ीद और बहुत बातें करेंगे, टीम भी अभी सिलेक्ट होनी है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो सर खबर अमेरिका से हमारे पास है, ये है टॉम लेंटोस HR कमीशन है। ये बेसिकली US कांग्रेस की हद तक एक उसका एक आर्म सॉर्ट ऑफ कह लें, कमीशन कह लें, उनकी तरफ से तश्कील की गई, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बैठ के बहस की जाती है इधर। तो इधर इनका मौजू इस दफ़ा था हिंदुस्तान, इंडिया, कि वहाँ पे जो दुनिया का सबसे आबाद तरीन मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ पे अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो जुल्म किया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं BJP गवर्नमेंट के बाद से, उसके ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इनकी तमाम वो बड़ी लंबी चौड़ी एक मीटिंग थी। उसके अंदर जो एंड में एक मतलब उसका जो फैसला सॉर्ट ऑफ फैसला के रिकमेंडेशन स्टेट डिपार्टमेंट को की गई वो ये थी कि इंडिया को आप डिक्लेयर करते हैं एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC कैटेगरी में इंडिया को डाल दें। सवाल यहाँ से सर पैदा होता है लेकिन कि आया अमेरिका इंडिया से इस वक्त किसी किस्म का पंगा लेगा? दोनों के इलेक्शन ईयर हैं, दोनों को एक सर्टन लेवल पे एक दूसरे की ज़रूरत है। तो स्टेट डिपार्टमेंट को ये कहना, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ होगी। सर देखें, बात ये है कि फौरी तौर पे तो पंगा लेना है या नहीं लेना, लेकिन इलेक्शंस ख़त्म हो ही जाने हैं ना, तो उसके बाद क्या इंडिया अपनी सिमत दुरुस्त करेगा, सवाल ये है। और मैं तो आप देखें कि इतने अरसे से ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका तो चले आप कह रहे हैं कि उनके आपस के टाइज़, फिर जिस तरह से जॉब जनरेशन इंडिया कर रहा है अमेरिका वालों के लिए, जिस तरह से बोइंग को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सो अमेरिका तो इस वक्त बहुत रिसीविंग एंड पे है ना बेनिफिट्स की इंडिया की वजह से। तो अमेरिका तो चले, जिस तरह आपका सवाल है कि कुछ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को तो इंडिया से इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन यूरोप अगर आप ले लें, ठीक है, अब यूरोप जितना सेंसिटिव है इस किस्म के इशूज़ को लेकर, क्या यूरोप अपनी ट्रेड इंडिया से कायम बहुत अरसे तक रख सकता है जब इंडिया इस किस्म की चीज़ें कर रहा हो? सो अगेन मेरा जवाब यही, मुझे ये लगता है, गलत हो सकता है, फ्यूचर का इल्म तो किसी के पास नहीं होता, कि जाहिर है वहाँ पे इलेक्शन ईयर है, अभी तो शायद इंडिया डबल डाउन कर दे जो कर रहा है, क्योंकि इंडिया की अवाम जिस तरह हमारे अवाम हैं वो बहरहाल थोड़े से जो है एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखते हैं और इस तरह की चीज़ों से शायद वोट ज़्यादा लिया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया अब बहुत सियाना हो चुका है, इंडिया के मुंह को खून लग चुका है। बेसिकली इंडिया अब ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गया है। इंडिया को पता लग गया है कि तरक्की दिखती कैसे है, फील कैसे होती है। सो अब वो मेरे ख्याल में इलेक्शन के फ़ौरन बाद, मुझे उम्मीद तो यही है कि वो अपनी इसमें नज़रसानी करेंगे सारी पॉलिसी पे, और आहिस्ता आहिस्ता वो अक़लियतों के साथ बेहतर सलूक करना उनकी मजबूरी है, नहीं तो फिर दुनिया उनको छोड़ देगी और वो ये नहीं चाहते। हाँ, और सर उसके साथ साथ ऑब्वियसली स्टार्ट्स एट द टॉप। अगर मोदी साहब जो हैं अपनी BJP को, RSS को और दीगर जो लोग ये जुल्म करते हैं उनको इंडिकेट करेंगे कि अब आपने ऐसे नहीं करना, तो तब जाके बात बनेगी। वैसे तो मेरा अपना ख्याल है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, ये मेंटालिटी भी टॉप से स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ ये पहली इस किस्म की चीज़ नहीं है। ABA सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, US हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, ये सारे इस किस्म के इदारे और कमीशन हैं जिन्होंने पहले बड़ी देर से ये बातें करी अमेरिका के अंदर। सो अमेरिका के अंदर भी प्रेशर सॉर्ट ऑफ बिल्ड हो रहा है। लेकिन आपने बोइंग का जिक्र किया, तो 220 जहाज़ जो है बोइंग को 250 जहाज़ एयरबस का ऑर्डर दिया हुआ एयर इंडिया ने, जो कि $70 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। तो और चले एयरबस तो चले अमेरिकन कंपनी, लेकिन बोइंग जो इस वक्त उनका स्टॉक जो है एक बहुत लो पॉइंट पे गया हुआ है उनके 737 मैक्स जहाज़ की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इश्यूज़ थे बहुत सारे। तो बोइंग तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर मकरूज़ है शायद उनसे, और आगे जाके इतने एम्प्लॉइज़ जो जनरेट हुए हैं जैसे आपने कहा, वो भी बात है। और जब तक लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा ना और इंटरनल प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगी। और अमेरिका को एक और चीज़, एक तो चले पैसों की हद तक, चाइना की हद तक इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ज़रूरी, जियोग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी चीज़ों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना की हद तक। और उसके अलावा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया को देखते हैं कि यार अगर टाकरा दे सकता है चाइना को तो वो इंडिया दे सकता है। सर बुनियादी बात बताए कि चलें ये तो ठीक है, हमारी कमज़ोरी है कि हम अभी तक गाज़ा में फायरिंग ख़त्म नहीं करवा सके, ये बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन वो 4 फास्ट फूड कंपनीज़ जिन्होंने इजरायली सोल्जर्स को फ्री मील्स दिए थे,
वो आज रिकॉर्ड खसारे में है। उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया था ज़िंदगी में ऐसा खसारा उन कंपनीज को हो सकता है जो कि इस वक्त हो रहा है। सर अब एक बात तय है, पूरी दुनिया को या तो पता लग चुकी है, जिसको नहीं लगी या जो ताकत के नशे में बहुत ज़्यादा चूर है उसको थोड़े दिन में पता लग जाएगी। अब अगर आप अपने के साथ अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में आप सबको बराबरी के साथ ट्रीट नहीं करते, किसी के साथ डिफ्रेंशिएट करते हो उसके रंग, मजहब, नस्ल, किसी भी बुनियाद पर, तो आपके साथ दुनिया कारोबार करना छोड़ देगी, आम आवाम आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देगी, और फिर वही बात है, ये कोई अफोर्ड नहीं कर सर। बिल्कुल सर, और इसको हम देखते भी जाएंगे आगे आगे। एक अपडेट मैं करना चाहता हूँ, कल के दिन हमने जिक्र किया था कि जो कुछ कमेटीज़ थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो कि इसहाक डार साहब को एक दे दी गई थी, और एक शहबाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने पास रखी हुई थी, वो आज के दिन शहबाज शरीफ साहब ने वापस कर दी है औरंगजेब साहब को, जो अब यूजली कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद रखी थी, अब उन्होंने औरंगजेब साहब को वापस दे दी है। उसके अलावा जो स्टेट ओन्ड एसेट्स हैं वो भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास हैं। प्राइवेटाइजेशन की जो कमेटी है लेकिन वो इसहाक डार साहब जो हैं हेड करेंगे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। ये मैंने कहा मैं अपडेट कर दूं ताकि रिकॉर्ड ज़रा स्ट्रेट हो जाए। जी बिल्कुल, इसमें ना बहुत ज़्यादा एतराज़ आप हर जगह पे देखें हो रहा है, और ज़्यादातर ये थोड़ा प्रेशर पड़ा है तो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल में थोड़ा प्रेशर पड़ा है तो किया है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जो ये एतराज़ हो रहा है ना, इसमें बार बार जो तनकीद है वो ये है कि जी शरीफ ख़ानदान अपने से बाहर किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करता, ये इस वजह से इसहाक डार को दी गई हैं। ये बात दुरुस्त हो भी सकती है, लेकिन मेरा एक और भी ख्याल है, वो ये है कि जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में शायद नून लीग इसलिए ना हो क्योंकि वो मुक़्तदरा क़ुव्वतों के पास कहने के लिए उनके पास ये लेवरेज है कि जी हमारे पास इस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या है हमारे अलावा। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुक़्तदरा क़ुव्वतें हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मुल्क चलाने में। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये सिर्फ शरीफ फैमिली की वजह से नहीं हुआ, मुक़्तदरा क़ुव्वतों में भी एक शायद हल्का है जो कि इसहाक डार साहब को पसंद करता है, और वो उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि उनके लाइफस्टाइल से वो मुतासिर हैं। सो बहरहाल ये जो भी हुआ है, हमारे पास 2017 भी हमारे सामने है, जब ये गए थे 3 साल के स्टिंट के बाद, हमारे सामने ये अभी मिफ्ताह के बाद जब आए 2023 का आप पहला क्वार्टर निकाल के देखें और 2024 का पहला क्वार्टर निकाल के देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फ़र्क किस वजह से है? क्योंकि उसमें इसहाक डार साहब थे। सो इसहाक डार साहब उससे पहले भी आप निकाल के देख लें, जब आए हैं बेड़ागर करके गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, लास्ट वीक हमने इसी शो पे एक डिस्कशन की थी वाटर स्केर्सिटी और पानी के जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमने कहा था हम नेक्स्ट वीक आपके लिए एक गेस्ट बुलाएंगे, एक्सपर्ट बुलाएंगे, जिसके ऊपर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज इंजीनियर सुलेमान नजीब खान साहब ने, कन्वीनर है WIDC पाकिस्तान के, विच इज़ द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल। उसके अलावा सीनियर फेलो हैं नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सर शुरू करते हैं। मेजर जो क्वेश्चन है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान के अंदर वाटर स्केर्सिटी, पानी के जो दीगर इश्यूज़ हैं, उनमें आपके नज़दीक सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त क्या है? आबी ज़ख़ायर जी, स्टोरेज। हम 174 MAF के साथ पैदा हुए थे वेस्ट पाकिस्तान, नॉट ईस्ट पाकिस्तान। वो उसका पानी बहुत बाफर था, और हमने शुरू में हम पे डाका लगा अंग्रेज़ों की मेहरबानी से, और कोई 30 MAF उन्होंने छीन लिया हमसे। पंजाब के तीनों दरिया ले लिए हमसे, रावी, सतलुज और ब्यास। सारी मैनिपुलेशन थी, बड़ी चालाकी से उन्होंने लिया। उसी अरसे में उन्होंने फ़लस्तीन को भी पानी से महरूम कर दिया, और उसमें उर्दन भी शामिल है। ये भी नहीं सोचा कि यहाँ इंसानों ने रहना है, फ़लस्तीन में भी और पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी। उन्होंने कहा कि इनसे पानी ले लो तो फिर ये हमेशा के लिए ग़ुलाम है। सॉरी से कुछ लोग ये समझते नहीं हैं कि अंग्रेज़ तो बहुत धीमा और बड़ा अच्छा आदमी लगता है इंसान, जब उससे बात करो। उसने दुनिया पे हुकूमत किसी वजह से की थी, वो बहुत जालिम है। और उससे आज आप फ़लस्तीन में जो कुछ देख रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ देखें, उसी का लगाए हुए पौधे हैं।
पानी का आप सवेर किल्लत आने वाली है, आ चुकी है सॉरी। आपकी स्टोरेज जो तरबेले के बाद 16 MAF थी, मिलियन एकड़ फीट थी, जो तकरीबन 100 रह गए आपके पास 140, उसका 10% थोड़ा ज़्यादा। अब इस वक्त वो 11 साढ़े 11 पर है। सिल्टिंग हो गई क्योंकि इतना आता है, सेडिमेंट सिल्ट आता है इन द इंडस सिस्टम। आपकी आबादी 3 गुना हो गई और तरबेले के बाद डबल हो चुकी है। वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है जो अब पाकिस्तान है। तो अगर ये कहना हो कि हम कहत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो हम टमाटर और कुछ चीज़ें ख़रीदते रहे हैं इंडिया से, वो हमारा ही पानी का वो सामान देते हैं आपको बनाकर। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी नज़र आनी शुरू हो गई है, 2 अरब लोग रहते हैं इस इन कमांड के, जो तिब्बतन रिवर्स जो निकलते हैं, जिसमें इंडस भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, उनमें 5 मुल्क कवर होते हैं। थोड़ा सा चीन का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया तो है थोड़ा सा। कोई इंडिया शेयर करता है हमारे साथ इंडस बेसन। ये लोगों को नहीं एहसास कि इंडस बेसन वो भी इस्तेमाल करता है। यानी हमारे पास एक बेसन है जिसको इंडिया भी शेयर करता है और उसके अलावा हमारे पास 15-16 छोटे बेसन हैं, जिसमें स्वात रिवर का बेसन है और इस तरह की चीज़ें हैं। या फिर लेफ़्ट साइड पर हमारी बलूचिस्तान और KP के जो दरियाई नाले हैं, बरसाती नाले सॉरी, और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के पास 118 बेसन्स हैं, जिसमें 18-19 उनकी 5-6 क्लासिफिकेशंस हैं। कोई 18 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 16 कहता है, जिसमें आधा इंडस बेसन भी उनके पास है। दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो बहुत मज़े से हैं जनाब। अंग्रेज़ की बनाई हुई साजिश पे वो पूरी तरह अमल कर रहे हैं। बहुत अमीर हो गए हैं हर लिहाज से। हम उतने ही गरीब होते जा रहे हैं और हम एक दूसरे से पूछते हैं क्या वजह क्या है, हम क्यों गरीब हो रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ के बहुत अरसे तो हम यही सुनते रहे कि जी सब मसलों का हल जो है वो डैम है और बड़े डैम बनाने चाहिए। लेकिन अब जहाँ पर हम आ गए हैं, क्या अभी भी बड़ा डैम सलूशन है? उसकी वजह ये है कि अब तो किसी साल अगर मंगला या तरबेला भर जाए तो वो ख़बर होती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, वो सेडिमेंटेशन की वजह से उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अब मंगला रेस कर दिया, मंगला अब आपका बड़ा डैम हो गया, रिजर्वोयर के हिसाब से तरबेले से बड़ा हो गया, बिकॉज मंगला में उन्हें रेजिंग की है। और यू कैन टेक्निकली से कि मंगला इज़ अ बिगर रिजर्वोयर। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्वांटम ऑफ वाटर इज़ द मेन वेल्थ टुडे। असली जो दौलत है वो पानी है, और पानी एक ऐसा वसीला है कि हर चीज़ उसी से निकलती है। बिजली भी उसी से पैदा होती है सबसे सस्ती, पीने का पानी भी वही देता है आपको, ज़राअत के लिए भी वही पानी देता है आपको, माहौल के लिए भी वही पानी आपको देता है। तो मंगला और तरबेला अगर भर जाए तो क्या इसमें आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि देयर इज़ अ पुल बैक बाय द इंडियंस। वो आपके पानी को रेगुलेट कर रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि इंडस पे उनका कब्ज़ा नहीं है। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि उनकी नज़र है कि गिलगित बाल्टिस्तान को हम कभी ना कभी, उन्होंने कश्मीर में शामिल किया हुआ, कभी ना कभी नहीं, वो फिज़िकली लेना चाहते हैं, उन्होंने शामिल किया। आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त और आपको एहसास भी नहीं। ये बेईमान शख्स ब्रह्मा चलाने, जिसको उन्होंने दुनिया के सारे अवार्ड दे दिए इंडियंस ने, ये 2011 में कहता है कि पंजाब इज़ ए यूज़रपर प्रोविंस, पंजाब एक गासिब प्रोविंस है, इसको कालाबाग डैम ना बनाने दो। किसको कह रहा है? सिंधी भाइयों को, बलोची भाइयों को, फ्रंटियर के भाइयों को, इनको डैम ना बनाए। दे आर टॉकिंग ओपनली नाउ। पहले तो खामोशी से बात करता था ना हिंदू, बगल में चोरी राम राम। अब ये खुल के बात कर रहे हैं कि इसको बनाने मत दो कालाबाग डैम। उन्हें पता है हमारी दौलत की कुंजी वही है। देखिए, कालाबाग डैम बहुत बड़ा डैम नहीं है, लेकिन ऐसे पॉइंट पर है, लास्ट पॉइंट है इंडस का। इट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑफ द इंडस रिवर। और मैं वो नक्शा नहीं दिखा सकता, है मेरे पास पड़ा, कि 50 MAF सालाना फ्लो
एट चिलास पॉइंट होते जहाँ आप डैमर भाषा डैम की बेवकूफ़ी करने को जा रहे हैं। इट शुड हैव कम आफ्टर कालाबाग डैम। लेकिन साजिशों ने आपको कहा कि पहले कालाबाग डैम तो बन नहीं सकता, तो हमारे बच्चे जो है ना उनकी ज़िंदगियाँ उनके हाथों में हैं, तो इसलिए आप इस वक्त डैमर भाषा बना रहे हैं। पहले भी बहुत ये जब हमारे चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब थे तो एक पहली दफ़ा हमने मुल्क में देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुहिम चली कि हम डैम बनाएंगे और पैसे भी इकट्ठे किए उसका काफ़ी। वो अभी तक नहीं पता वैसे वो फंड किधर पड़ा है, लेकिन वो फंड कहीं पड़ा हुआ है। तो डैमर भाषा की हद तक ज़रा आप हमारी ऑडियंस को और हमें भी आगाह करें कि उसके कोर इशूज़ क्या हैं और अभी तक क्या स्टेटस है उसका, वो कहाँ तक बात पहुँची। जब कालाबाग के ख़िलाफ़ साजिश, अल्लाह ना करे कि हमेशा के लिए हो जाए कामयाब, लेकिन वो साजिश फ़िलहाल कामयाब है पिछले 30 साल से, एक्चुअली 40 साल कहना चाहिए, कुछ सन 81-82 में बननी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए था। जो हमने टाइम लाइन एग्री किया था कि कालाबाग शुड हैव स्टार्टेड बाय 81-82 सॉरी, और इसको 91-92 में तैयार होना चाहिए था। आप सोचें, हमें $1 ट्रिलियन हमने ज़ाया कर दिए, $1 ट्रिलियन, नॉट $बिलियन, $1 ट्रिलियन। आप सबसे अमीर मुल्क थे इस खत्ते में और अब सबसे गरीब हो जाए। आप बांग्लादेश के साथ भी मुकाबला नहीं कर सके, नऊज़ुबिल्लाह। उन्होंने अब आपको मजबूर कर दिया डैमर भाषा पर, आपको इतना तंग किया कि आप डैमर भाषा पर चले गए। और डैमर भाषा को आपने जो एक आता है बढ़ के उसको बड़ा कर दो, ऊंचा कर दो। किस लिए ऊंचा कर दो? वो 4000 फुट पे है भाई। उसका दरिया का जो सतह है, वो रिवर बेड, वो 3200 फुट पर है। उसके ऊपर आप 900 फुट का डैम बनाने को जा रहे हो, जो 150 फुट ज़मीन उसके नीचे भी जाएगा, बिकॉज इट्स दे वांट टू बिल्ड अ वॉल डैम। जब मेरे उस्ताद जो एक बहुत आलीशान इंजीनियर थे पाकिस्तान के, डॉक्टर गुलाम सफदर भट्ट, PhD इन जियोटेक्निक्स, उन्होंने जब PhD की अमेरिका में इन 1966-67, तो तहलका मचा दिया उन्होंने अमेरिका में। सो मच सो कि चांद गाड़ी जिसने 69 में जाना था कैनेडी साहब के ऑर्डर के मुताबिक, जो आपका प्रोग्राम था मून शॉट, उसकी लेग्स जो थी लैंडिंग ल्यूनर मॉडल, ये किसी को पता ही नहीं, डॉक्टर भट्ट से डिज़ाइन करवाई गई थी। उसका वहाँ ग्रेविटी कम होती है, लेकिन एक सर्टन रॉकेट की फोर्स होती है जो लैंड करता है एक चांद पर या कहीं मार्स पे जा। और जब पहला डैम हमारा बन गया मंगला माशाल्लाह 667 में, तो हमने दूसरा डैम शुरू किया तरबेला, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था हम 2 डैमों के पैसे आपको देंगे। ठीक है, इंडिया आपके दरिया ले गया, जो भी ले गया आपने दे दिए, कुछ भी, 2 डैम देंगे। तो आप अब शुरू करिए तरबेला। तो हमने तरबेला शुरू किया। अमेरिकन से कहा गया कि जी हम जो पहली फिल कर रहे हैं तरबेला की 74 में, तो उसका स्टीयरिंग बेसिन हिलना शुरू हो गया, डैम इज़ शिवरिंग। तो ये फट गए तो अब तो 10 साल पीछे चले जाएंगे और पैसा भी रुड़ जाएगा साथ सारा। तो अमेरिकन से कहा गया हमें अपना एक्सपर्ट भेजो। तो अमेरिकन ने क्या कहा? अमेरिकन ने कहा अगर आपके पास ब्रिगेडियर भट्ट साहब हैं, यू डोंट हैव एनीबडी ऑफ हिज कैलिबर इन अमेरिका, वेयर इज दिस मैन? उन्होंने कहा ही इज़ नाउ इन पाकिस्तान, ही इज़ अ मेजर जनरल, ही इज़ DG FWO and he's been working on the Karakoram highway for the last 25 years. उन्होंने कहा why are you asking from us? He is the best guy in the world. There's nobody like him even in America. तो भट्ट साहब को फिर लाया गया, माशाअल्लाह, अल्लाह बख्शे, बड़े सादा सी तबीयत थी उनकी, बड़े अच्छी तबीयत थी उनकी, शुगर लगाते थे जहाँ बैठते थे। उन्होंने तरबेले को बचाया, मैं और कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, उन्होंने तरबेले को बचाया। 2 साल लगाए, 76 में डैम उन्होंने फिर कहा अब फिल करो, अब इंशाल्लाह नहीं हिलेगा। वो ग्राउटिंग की और 2 मिलियन टन बताते हैं रेत, सीमेंट, बजरी, सब कुछ उन्होंने डाल के उसको स्टेबलाइज कर दिया और स्टिलिंग बेसिन को रिपेयर कर दिया। अब 2 डैम बन गए आपके, और ये क्या बने? ECRD, अर्थ कोर रॉकफिल डैम्स। मंगला और तरबेला और अर्थ कोर, सिर्फ उनमें अर्थ का कोर है एक, बट देयर एक रॉकफिल डैम्स। अब आपने कहा, अच्छा, भट्ट साहब ने एज वापडा चेयरमैन इन 81, उन्होंने एक मोनेनको के साथ स्टडी की, मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी के साथ, कनाडा से आगे कंपनी आई और वो खुद उस स्टडी में शामिल थे। और उन्होंने प्री फिजिबिलिटी की, आइडेंटिफाई किया कि कितने डैम बन सकते हैं इंडस पर। उसको नाम दिया इंडस कैस्केड। 1 डैम, 2 डैम, 3, कि भाई वही पानी बार बार इस्तेमाल होगा, बहुत बड़ा
एसेट था पाकिस्तान का। तो डैमर भाषा के बारे में उस वक्त डैमर भाषा नहीं कहलाती थी, सिर्फ भाषा कहलाती थी। तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त फैसला किया कि ये कभी भी रॉकफेल डैम के अलावा और कुछ यहाँ नहीं बन सकता। ECFR अर्थ कोर इसमें इस तरह जैसे वहाँ मिट्टी है ही नहीं, यानी भाषा साइड पर मिट्टी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये रॉक डैम बनेगा, प्योर रॉक डैम, वहाँ पत्थर ही पत्थर है, ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट है, सारे पहाड़ है ही पत्थर के, वहीं काटो और फेंको, काटो और फेंको, उसको तैयार करो। वेरी ब्रॉड उसमें होती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होती है, उसमें फ्लेक्सिबल होता है रॉक डैम जो है। 2004 में जब निसार मेमन ने अनाउंस किया सेनेट में, वो हम प्याला हम नवाला थे, बहुत दोस्ती थी उनकी मुशर्रफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने उनको कहा जी आप मुझे सेनेट का बना दें। वो थी तो कंप्यूटर के बंदे थे पुराने IBM के, फिर उनको चेयरमैन सेनेट हाइड्रो कमेटी का बना दिया, जो पैनल होता है उनका सेनेट का। उसने फैसला किया निसार मेमन ने, वो तो हयात है। अगर खुदा ना खास्ता दीवार वाले डैम को कुछ हो जाता है तो उससे होगा क्या? हाँ जी, उन्होंने मुशर्रफ साहब को भी खुले अल्फाजों में लिख दिया कि वी विल गो बैक टू द स्टोन एज, हम 2000 साल पीछे चले जाएंगे अगर ये डैम टूटता है। और डैमें टूटती हैं, और वो है भी सीज़मिक एरिया। सीज़मिक एरिया यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। जी, जो इंस्ट्रूमेंट वापडा ने लगाए हुए हैं चिलास पे, गिलगित पे 300 जलजले आते हैं महीने के, उधर एवरेज 300 जलजले। ठीक है, बड़ा जलजला नहीं होता, बट ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स। ठीक है जी। तो जिस इलाके में इस सीज़मिक जोन वेल नोन, ये भी बेईमान कह रहा है कि डैमर भाषा में, ये हमारा दुश्मन जो है ब्राह्मा चिलाने, वो कह रहा है कि वो तो एरिया बड़े डैमों के लिए नहीं है। ये दुश्मन कह रहा है, वो हर एक को पता है। लेकिन हमारे लोगों ने कहा नहीं भाई, जिसमें पैसा ज़्यादा बनता हो वो डैम बनाएंगे। और इनका ख्याल है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना देंगे। जी हाँ, टॉलेस्ट RCC डैम इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग एट 3200 फीट रिवर बेड, गोइंग अप टू 4000 फीट। और ये समझते हम हीरो बन जाएंगे। क्या हीरो बन जाएंगे? और इसकी मतलब फ़र्ज करें, लेट्स से हाइपोथेटिकली गलत फैसला हो जाता है, वो क्या टाइमलाइन है जिसमें ये कर पाएंगे इस चीज़ को? जी, वो कहते तो यही हैं। एंड कॉस्ट 2018 में उन्होंने कहा था, 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 2018 में डॉक्यूमेंट बन रहे थे, तो वापडा ने अनाउंस किया। उस वक्त एक नॉन इंजीनियर वापडा चेयरमैन थे, उन्होंने कहा ये हम 2028 में ये डैम तैयार होगा। 10 साल। एंड कॉस्ट, लेकिन 2 साल लेट शुरू हुआ, 20 में शुरू हुआ, क्योंकि उस बहुत मसाइल आ गए, पैसा तो था नहीं उनके पास। ये तो चीज़ें उन्होंने गिरवी रखा के बनाना है ना, वापडा को टोटल गिरवी रखवा देंगे, जो रह गया वो ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, सॉरी। तो उन्होंने इस डैम को शुरू किया मई जून में। मैंने बहुत मैं तो भट्ट साहब का चेला हूँ जी, जनरल साहब का, मैंने तो बहुत लेटर्स लिखे। 15 मई को आई रोट आर्टिकल, जिसका था टाइटल रिव्यू द डैम। मुझे सब दोस्तों ने कहा कि तूने अजान दे दी है, अब अगर कौम में बेहिसी है तो छोड़ दे। तू NDU में भी पढ़ाता है, तू हर जगह पढ़ाता है, हर जगह बोलता है, 70 साल तेरी उम्र हो गई, अब तू कहाँ तक लड़ता रहेगा? मैंने कहा यार, मेरा तो काम था टू कैरी द मैसेज ऑफ माय टीचर्स फॉर सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान। जी सर, सॉरी कदर कलामी आप, यहाँ पे हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक के, आप ब्रेक पे, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, इंजीनियर सलमान जी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले सर आप डैमर भाषा डैम के बारे में बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे उसकी जो टाइमलाइन है, उसके अलावा टाइमलाइन के साथ साथ उसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो क्या होगा? और सर इसमें एक ज़िमनी सवाल भी अभी ले लीजिए, और वो ये है कि अभी भी देर नहीं हुई, टेक्निकल मुझे टर्म्स नहीं आती, लेकिन हम वॉल को अगर ख़त्म करके, जो आपका तरीका है, भट्ट साहब का जो तरीका है, वहीं का पत्थर फेंक के उसको डैम को लिफ्ट करने वाला, वो अभी भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं ना? शुक्र है खुदा का, हम कर सकते हैं जी। पहली बात बता दूं कि ना वापडा के पास कोई डैम का इंजीनियर है, हाई डैम। अब डैम अगर गिरता है तो क्या होगा? भट्ट साहब ने जो नक्शा खींचा है डैम ब्रेक का एट 4000 फीट, और बाय द वे जब ये एजिटेट कर रहे थे मेरे साथ तो हयात थे माशाल्लाह ऑब्वियसली, और ये उन्होंने जब मुशर्रफ साहब को पहला ख़त लिखा तो मुशर्रफ साहब ने इमीडिएटली कहा कि भट्ट साहब को आप वापडा हाउस बुलाइए।
मुझे भट्ट साहब ने कहा था कि तू एक कागज़ लेके आई है, डॉक्टर गजनफर दा है खटक दा, सॉरी गजनफर खटक, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन जियोलॉजी ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटी ऑन सीस्मिक एक्टिविटीज़। मुझे एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट मिल गया जो अपर इंडस का था, चिरास एरिया का। मैंने कहा सर, और मेरे हाथ में था डॉक्यूमेंट, आई एड्रेस द वापडा चेयरमैन एंड आई सेड सर, आई लाइक टू टेल यू द परमिशन ऑफ डॉक्टर जनरल भट्ट, there are more than 300 seismic activities take place in a month, averaging 10 a day। एक महीने में 300 से ऊपर ट्रेमर्स या अर्थक्वेक आते हैं उस इलाके में। फिर भट्ट साहब ने क्या कहा? भट्ट साहब ने क्या, इथे 8.7 आने वाला है, तैयारी फाड़ लो। और अगले साल, अब ये हम 30 जून को बात करें 2004, अगले साल 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 आ गया, जिसने 80,000 बंदा मार दिया। ये अप्रॉक्सीमेट होता है वहाँ में पहाड़ों। और अगले साल, बाय द वे यू शुड नो, 3 साल बाद, और भट्ट साहब खैर फौत हो गए उसके अगले साल 2006 में, तो बहुत उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा इन्होंने समझ क्यों नहीं आ रही, दे थिंक सिस्मोलॉजी इज़ अ जोक। जब मैंने मुहिम शुरू की उनके जाने के बाद और कहा कि ये काम आप मत करें, बहुत बड़ा इंसान था आपका, अल्लाह ने उसको बड़ी खूबियाँ थी उसमें, और वो इस एरिया को समझते थे जिस तरह वो, ही वॉज अ जियो टेक्निकल PhD प्लस उनको जियो फिजिक्स का भी शौक था, हर चीज़ वो पढ़ते रहते। बुक अ डे उनका स्लोगन था लाइफ का, बुक अ डे। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट ही यूज्ड टू गो थ्रू 1 book a day। मैंने कहा वो आपको कह गया ये काम मत करें, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, इसकी पास रखें इस आदमी। सर अब क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, हमारे लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, तो आप मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑब्वियसली इसके ऊपर अमल दरामद करनी चाहिए उस तरह से, और सारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनना चाहिए इस बात को, बट अगर आप एक हमारे अवाम को, मतलब वो आर नॉट अवेयर कि इतना बड़ा इशू, अभी भी अवेयरनेस इस पे कम है कि जी पानी को फॉर ग्रांटेड बहुत लिया जाता है हमारे मुल्क में। सो व्हाट वुड यू से टू दी पॉपुलेशन के जी आप मेरे पास वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट जिन्होंने 2013 में वापडा को लिखा कि बाज आ जाओ, डोंट ट्राई टू बिल्ड अ वॉल, जिन्होंने 2018 में साकिब नसार को लिखा, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के, मैं भी गया हुआ था, आई वाज आल्सो इनवाइटेड, मना किया ये काम मत करें। सारे लेटर्स मेरे पास मौजूद हैं। वापडा के अपने रिटायर्ड जनरल मैनेजर ने भी लेटर लिख दिया कि ये बंद बनाएं, इस तरह वॉल डैम मत बनाएं, ये बहुत ख़तरनाक काम है सीज़मिक एरिया। 2020 में जब ये टेंडर बिल्कुल साइन करने को आ रहे थे और सिंगल टेंडर पे दिया, झाड़ू आप नहीं खरीद सकते 2 टेंडर ना हो। और वापडा से जब बात करते थे तो वो कहते थे दासू नहीं है RCC, हमने कहा दासू है, लेकिन दासू को तो 1.1 MAF का रिजर्वॉयर है, वो तो पावर स्टेशन है, उसको तो आपने साफ पानी देना, आपको ज़रूरत थी उसकी, तो 1.1 किधर और 8 MAF किधर भाई, बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर उसकी हाइट भी ज़्यादा है, तो आपसे 1000-1500 फुट ज़्यादा है, वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप कंट्रोल, अगर ये फटता है तो ये तो सारा पानी 70 तक फार कर देगा। सो डैम ब्रेक इज योर बिगेस्ट फियर। नंबर 2, कॉस्ट इज योर सेकंड बिगेस्ट फियर, कि ये कॉस्ट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये वही है ना, लोग जिन्होंने कहा था, नेस्बाक ने कहा था $0.9 बिलियन में बन जाएगा नीलम झेलम, कितने में बना? 5.4 में बना, 600% एस्केलेशन। आप ये अब कह रहे हैं $10 अरब बने, तो आपको 6 अरब दे दें, ये उससे भी ज़्यादा जाएगा। टेरेबल प्लेस टू डू समथिंग लाइक दैट। $60 बिलियन लग सकते हैं जी। आपके पास है ही नहीं जी, आप और लगेंगे 8-10 साल नहीं लगेंगे, ये 25-30 साल की गेम है। नऊजुबिल्लाह हमारे बच्चों को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये अभी नहीं, अगर नहीं जागेंगे ये लोग, तो मैं फिर यही कह सकता हूँ कि फिर हम सब जो हैं, हमें अब बड़ों की बात ना मानकर वी आर गोइंग टू सफर बैड। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था जो आपने सब ने देखा है, होप इससे कुछ अवेयरनेस पैदा होएगी, और जो महकमे हैं जिनको इसके ऊपर ज़रा कोशिश होना चाहिए, वो भी देख के ज़रा कुछ इस पर इक़दाम लेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।